नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ सेट नंबर 09। और इस सीरीज को इसकी क्लासेस डिलीवर करने से पहले वीडियो के शुरुआती दौर पे मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, ये सीरीज वो सारे के सारे बच्चे फॉलो करें जिन्होंने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है या जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो इसे फॉलो कर रहे हैं तो साथ में अपना तमीज से कोर्स जरूर पूरा करें, क्योंकि बगैर कोर्स पूरा किए हुए इस तरीके की प्रैक्टिस सीरीज फॉलो करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये जो पूरी सीरीज है वो 2024 के आपके सीजीएल टीयर 1 के पेपर्स को कवर कर रही है, जिसमें मैं आपको पिछले साल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न और कैसे उसे डिकोड करोगे, कैसे उसका सिलेबस कवर करोगे, कैसे उसे एनालाइज करोगे, इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे के सारे सेट में आप यही सीख पाओगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आप सीख पाते हो जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोर्स पूरा होना। जिन बच्चों का कोर्स पूरा नहीं है, जैसे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स की बात करूँ या एक बार उन्होंने पढ़ रखा उनको सिर्फ रिवीजन करना है, तो मेरे 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ये सीरीज़ है जो है 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसको फॉलो करके भी आप रिवाइज कर सकते हो, ज़रूरी है। और जिनका फाउंडेशन ही खराब है, जिनको पूरी तरीके से कोर्स शुरुआती दौर पे कंप्लीट करना है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो माई पाठशाला ऐप को फटाफट इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे जाए। और अगर सीजीएल के सफ़र की बात करूँ तो देखो भैया, 4 ही सब्जेक्ट आपका आता है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस की बात करूँ तो एक स्टैटिक जीके हो जाता है, फिर जीएस हो जाता है, फिर करंट अफेयर हो जाता है। मैथ्स में बात करूँ तो अर्थमेटिक एडवांस हो गया, इंग्लिश में वो कैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर 3 सेक्शन हो गया, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, अभी तो एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछ दी जाती है। जीके में स्टैटिक जीके हो गई, जीएस में सब्जेक्ट वाइज हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। फिर अगर साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गई। करंट अफेयर अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो ये सब मिला जुला के आपको तमीज़ से कवर करना रहता है। 800 से ज़्यादा घंटों का कोर्स बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाया गया है और ये आपको माई पाठशाला ऐप पे मिल जाता है। इसकी जो फीस है वो 999 रुपये फीस है। सारे तगड़े और क्वालिटी टीचर्स ने जो है इन वीडियो कंटेंट को बनाया है। क्वालिटी को लेकर अगर डाउट हो तो हमारी तरफ से हमेशा से एक ऑफर रहता है कि आप कोर्स में इनरोल कर लो, 15 दिन तक पूरे कोर्स को सही से एक्सप्लोर कर लो, उसे पढ़ो, समझो। अगर 15 दिन के बाद आपको समझ में आता है कोर्स में दम नहीं है, तो आप मेरी इस नंबर पे जो है मैसेज कर देना, 9696102401। सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना, बिजी रहता हूँ थोड़ा तो फ़ोन उठाऊंगा नहीं, लेकिन रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो अगर आपका मैसेज आया कि सर कोर्स मेरे को पसंद नहीं आया है, तो अगले घंटे आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में वापस चली जाएगी। ज़्यादा कोर्स के विषय में डिटेल लेना हो तो हेल्पलाइन नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेल्पलाइन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, अगर इस सीरीज़ से उनको कुछ फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि जो ये सीरीज़ है ये आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना उसको डिकोड करती है। और टाइमिंग को लेके कई सारे बच्चों को थोड़ा सा वो रहता है, तो मैं आज टाइम भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये जो वीडियोस है वो आपको हफ्ते में 5 वीडियोस मिलेगी, जो मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पब्लिश करता हूँ। अगर किसी दिन डिले हो जाऊँगा तो रात को 11 बजे पब्लिश करता हूँ मैं जो है। हर रोज़ वीडियो नहीं आती, हफ्ते में 5, मतलब मंडे से फ्राइडे हमने समय निर्धारित किया है कि मंडे से फ्राइडे आपको 5 वीडियोज़ दूंगा। और अगर जो है किसी दिन गैप हो गया और मुझे सैटरडे संडे को टाइम मिला तो सैटरडे संडे को वीडियोज़ मैं आपके लिए पब्लिश कर दूंगा। चलो आज के इस पर्टिकुलर सेट को कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेट में जो 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप क्या सीखोगे और इनको कैसे जाके कहाँ से कवर करोगे। ये सारी बातें हम इस पूरे वीडियोज़ में 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ये 11 सितंबर 3rd शिफ्ट का जो है सीजीएल 2024 प्री का पेपर है। जैसे पहला क्वेश्चन आया, हिज एलोक्वेंट स्पीच ऑलवेज परसुएड्स पीपल टू वर्क फॉर देयर बेटरमेंट। उसका एलोक्वेंट स्पीच है जो परसुएड्स करती है लोगों को अपने बेटरमेंट के, अपने उत्थान, बेटरमेंट मतलब उत्थान, उत्थान के लिए काम करे। देखो यहाँ पे 2 शब्द है जो हिंदी भाषी बच्चा थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, जिसकी तैयारी थोड़ी कम हो। परसुएड का मतलब किसी को समझाना, किसी को इन्फ्लुएंस करना। अब बात आता है, अगला शब्द ये पूछा गया, सिनोनिम्स बताना है एलोक्वेंट स्पीच। अगर किसी बच्चे को जानकारी हो एलोक्वेंट का मतलब क्या है, तो अंग्रेजी में इसका मतलब होता है फ्लुएंट। सेंटेंस पढ़ के आप ये भी समझ सकते हो कि ये जो स्पीच की बात हो रही है एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। ऐसे भी आपको निष्कर्ष निकालना पड़ता है सेंटेंस को पढ़ के। जब आप लगातार थ्योरी का सेक्शन कवर करते हो, टीचर से पढ़ाई करते हो और प्रैक्टिस बहुत करते हो, तो ये टाइम के साथ धीरे 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 आप सीख जाते हो।
अगर अभी तक ये बात नहीं जानते हो तो चलो जो मैं सिखा रहा हूँ ये भी सीखते साथ में चलो, कि अगर डायरेक्ट मीनिंग नहीं पता है तो आप इसको और किस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे ये है कि इसकी एक पॉजिटिव सेंस आ रही है, पॉजिटिव मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया गया है एलोक्वेंट स्पीच को। अब यहाँ पे ये भी आपको समझना है कि अगर हम स्पीच की बात करें तो ये हमारा नाउन होता है, और ये एक तरीके से एग्जेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। इस स्पीच की विशेषता बता रहा है कि जो स्पीच है या जो भाषण है वो भाषण किस तरीके का है। तो भाषण की जो भी यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छा भाषण नहीं देगा भाई बंदा, तो वो लोगों को परसुएड कैसे करेगा, इन्फ्लुएंस कैसे करेगा। अगर आपको इसका डायरेक्ट फ्लुएंट फ्लुएंट जो है मीनिंग अगर नहीं पता है तो पॉजिटिव। अब जब ऑप्शन चेक करने जाते हो तो आप हमेशा देखो आपको क्या बताना, आपको सिनोनिम्स। तो जो शब्द इस्तेमाल होगा वो पॉजिटिव मीनिंग में होनी चाहिए। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, और बहुत नॉर्मल सा शब्द है। वेग का मतलब अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, स्पष्ट। आर्टिकुलेट, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। आर्टिकुलेट को गुड सेंस में इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकुलेट मतलब अच्छा। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हम जब इस्तेमाल करते हैं इसको एग्जेक्टिव पे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप स्पीच या कोई मतलब, एक्चुअली जो आर्टिकुलेट होता है उसका मतलब होता है अच्छा वक्ता, जो भाषण है, जो अच्छे से भाषण दे पाए, अच्छे से बातचीत कर पाए। आर्टिकुलेट मतलब होता है जो अच्छे से बातचीत कर पाए, ठीक है ना। तो ये अच्छे बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकुलेट। इन आर्टिकुलेट जैसे इसके अपोजिट है जो अच्छे से बात ना कर पाए। तो ये अकेला एक शब्द है जो पॉजिटिव मीनिंग में है, ना ये है ना ये है, और इन लग गया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग में है, निगेटिव मीनिंग में है। तो सेंस लगा के भी ऑप्शन नंबर थर्ड को आप टिक कर सकते थे। अगर इसकी डायरेक्ट किसी बच्चे को मीनिंग पता है तो ऑप्शन नंबर थर्ड वो आसानी से टिक कर लेगा। अब अगला सवाल आता है, क्या ये जो शब्द है एलोक्वेंट, इसके पहले कभी सिनोनिम्स में पूछा गया है? 10-12 बार पूछा गया है। तो पैटर्न कैसे डिकोड कर रहे हो? जैसे नवा सेट चल रहा है, अगर आप देखोगे तो तकरीबन 95% जो है टाइम ऐसा है कि आपके जो वोकैब आ रहे हैं वो कैसे प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर कितना कवर करना है भाई? देखो, एकदम कम से कम करो तो 5 साल करो, वोकैब के मसले में आप करीब 15 साल का करो। कहाँ मिलेगा सर सीधा सीधा रिसोर्स? ये भी एक सवाल होता है कि कहाँ मिलेगा सीधा सीधा रिसोर्स। तो देखो, दो एक रिसोर्स है, ठीक है ना। एक ब्लैक बुक में कंपाइलेशन है ठीक से, एक 90 डेज वोकैब प्लानर में। दोनों बुक में आप बोलोगे सर कौन सा परचेज करें? देखो, जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक में तकरीबन ये 400 से ऊपर 400 प्लस पेजेस की किताब है। इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है। जो 90 डेज वोकैब प्लानर है ये 250 260 पेज की किताब है, और इतना सही तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि 90 दिन में आप पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे। सर अगर दोनों प्रीवियस ईयर है तो इसमें 250 पेज, इसमें 400 क्यों है? इसमें शब्दों का रिपीटेशन बहुत है, इसमें पूरा रिपीटेशन काट दिया गया है। काट के पूरा सिर्फ वो शब्द रखे गए हैं जो दोबारा रिपीट नहीं किए, मतलब उसे काट छाट दिए गए। इस वजह से ये बहुत शॉर्ट टाइप का है, कंसाइज है, और ये बहुत स्ट्रक्चर किया गया है जिसको याद करना बहुत आसान है। हर दिन का बाइट्स बनाया गया है, रिवीजन का एक तरीका बनाया गया है, यहाँ से आप सही तरीके से प्रीवियस ईयर आप पूरा कवर कर सकते हो। पूरा कवर करने के बाद 5% वोकैब ऐसा होगा जो नया आता है, जो नहीं मिलेगा, जो इसमें नहीं मिलेगा वो इसमें भी नहीं मिलेगा। ये वाली किताब बाई करोगे तो उसे पढ़ोगे नहीं, लेके रख लोगे। ये वाली किताब लोगे तो पढ़ने का इतना मन करेगा कि वो लेके पढ़ लोगे। इसके रिव्यू जब आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे ना, इनके जो 90 डेज वोकैब प्लानर है उसका रिव्यू पढ़ के ही आपको किताब लेने का मन कर जाएगा। आपको कुल मिला जुला के प्रीवियस ईयर का जो है कंपाइलेशन पढ़ाई करना है। अब इन दोनों किताबों में से किसी एक किताब से पढ़ लो, या कोई तीसरी किताब से पढ़ लो, कोई चौथी किताब से पढ़ लो, कोई पांचवी किताब से पढ़ लो, कोई छठवीं किताब से पढ़ लो, जहां से मर्जी आए। अब जिन बच्चों को मेरे ऊपर भरोसा हो, जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हो, उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 90 डेज वोकैब प्लानर पढ़ें। क्योंकि अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो बेहतर वही है, वही रिसोर्स के साथ आप अलाइन होइए जो रिसोर्स पे मेरा भरोसा ज़्यादा है, जिसको हमने तमीज से बनाया है, और जिसको चाहता हूँ मैं कि जो मुझे फॉलो करने वाले स्टूडेंट है वो वही सिमिलर रिसोर्स का इस्तेमाल करें। भाई अपन सेलेक्ट होके आए तो अपन को ये तो पता है ना कि भाई क्या रिसोर्स सही होना चाहिए। प्रीवियस ईयर ही पढ़ना है कुल मिला जुला के, जैसे मर्जी है वैसे पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। When I saw him, I will ask him to return the book he borrowed. अब ये ग्रामर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन है, और सेंटेंस को क्या काम करना है, इस वाले सेक्शन को सॉ हिम को इंप्रूव करना है। आपके पास ऑप्शन है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है। अब सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए सारे बच्चों को, जिनका कोर्स कवर है उनको ये पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस से।
जिन बच्चों ने अपना कोर्स कवर नहीं किया है, मैं उनको बता दूं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको एक चैप्टर पढ़ा होना चाहिए जिस चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मोटा मोटा 30 से 40 मिनट का चैप्टर है। 30 से 40 मिनट का चैप्टर है। एक बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो ये चैप्टर कभी नहीं भूलता है। और इसकी जो समरी, इस पूरे चैप्टर की जो समरी है वो चार फॉर्मूले में निपट जाती है। वो चारों फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। जब भी कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस के दो हिस्से हैं जिसमें एक सेंटेंस के एक हिस्से में कंडीशन डाला गया है, जैसे यहां पे क्या डाला है, व्हेन आई सॉ हिम, जैसे मैंने उसे देखा। आई विल आस्क हिम, मैं उससे पूछूंगा, टू रिटर्न द बुक ही बारोड, कि वो किताब जो उसने उधार ली थी वापस लौटा दे। तो यहां कंडीशन है कि जब मैं उसे देखूंगा तभी बोलूंगा। तो एक हिस्से में कंडीशन है, दूसरे हिस्से में अगली स्टेटमेंट कही गई है कि जो काम करना है। तो जब कोई सेंटेंस ऐसा देखने को मिले कि एक सेंटेंस में कंडीशन है और दूसरे वाले हिस्से में, मतलब एक हिस्से में कंडीशन है, दूसरे वाले हिस्से में कंडीशन नहीं है, तो कुछ चार फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको पहचानने होते हैं, जैसे व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, एज सून एज हो गया, इफ हो गया। ये सारे के सारे शब्द ऐसे, नो सूनर हो गया, जिनसे कंडीशन बनाए जाते हैं। तो सेंटेंस के दो टुकड़े कीजिएगा, एक टुकड़ा जिसमें कंडीशन डाला गया हो, एक टुकड़ा जिसमें कंडीशन नहीं डाला गया हो। जिसमें कंडीशन डाला गया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, सेंटेंस नहीं, सेंटेंस तो पूरा हो गया, कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो दो हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से अलग अलग टेंस में रखे जाते हैं, अलग अलग वर्ब के स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर में चार के चारों फॉर्मूले याद रख लो। एक ये हो गया कंडीशनल क्लॉज वाला और दूसरा हो गया नॉन कंडीशनल वाला, जिसमें कंडीशनल क्लॉज नहीं होते। मैं इधर लिख देता हूं नॉन कंडीशनल क्लॉज। एक फॉर्मूला आता है जिसमें आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन होता है सिंपल फ्यूचर में होता है, जिसपे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये पहले फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका V2 के साथ बनता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। इसके साथ वुड प्लस V1 का कॉम्बिनेशन आता है दूसरे हिस्से में। तीसरा जो बनता है वो बनता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा जो चौथा जो फॉर्मूला होता है वो बनता है वर के साथ, साथ में इधर वुड के साथ ईवन। इसकी पूरी गहराई से डिटेल जानने के लिए जो है आप कंडीशनल सेंटेंस वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, या मेरे 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करेंगे तो उसमें अच्छे से मैंने इसे बता रखा है। यहां मैं आपको समरी दे रहा हूं। अब क्या है, ये जो क्रक्स है उस चैप्टर का, बस इतना ही क्रक्स है, इतना ही क्रक्स याद रखना होता है, इसी फॉर्मूले को मैच कराना होता है। तो ध्यान से आपको देखना रहता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट का मतलब हो गया V1 का इस्तेमाल करोगे, VS या ES का इस्तेमाल करोगे उस हिस्से में जिसमें कंडीशनल क्लॉज है। दूसरे में क्या काम करोगे, विल शैल के साथ वर्ब की V1 फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है विल और आस्क। क्या लिखा है, विल और आस्क। तो यहाँ पे विल सेल में से विल इस्तेमाल है और यहाँ पे V1 इस्तेमाल है, तो ये तो हो रहा है सिंपल फ्यूचर में, पर ये सिंपल फ्यूचर में नहीं हो रहा है ना, ये सॉ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, व्हेन आई सॉ हिम। तो अगर सॉ हो गया मतलब V2 हो गया, तो इसको किस में बदलना चाहिए था, वुड प्लस V1। तो व्हेन आई सॉ हिम आई वुड आस्क हिम टू रिटर्न द बुक, तो विल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। देखना स्ट्रक्चर, अगर अगर आपको इसको V2 में रखना है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इधर विल की जगह वुड होना चाहिए प्लस V1। ऑप्शन में देखो क्या ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन में बिल्कुल वुड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब
विल सेल दिया हुआ है तो इसके साथ इसको भी तो बदल सकते हो। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 100 को अगर आप इसको आई के साथ सी लगा दो, आई के साथ सी लगा दो, व्हेन आई सी हिम, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ये सिंपल फ्यूचर में ऑलरेडी दिया हुआ तो अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। अब जरा ऑप्शन देखो जरा, तो ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी जो मैं आपको इस सवाल का सलूशन बता रहा हूं, ये मैं समरी के फॉर्म में बता रहा हूं कि जब एग्जाम में आता है तो जब ये समरी आपको याद रहती है, जब समरी याद रहती है तो आप इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेट करके फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन इनके पीछे पूरा जो बेसिक डिटेल आपको बताई जाती है, जैसे है ये हम इस्तेमाल कब करते हैं, ये हम इस्तेमाल कर, पहला फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मैं हमें दोनों बातें फ्यूचर में करनी होती है। तो इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, व्हेन आई सी हिम, जब मैं उसे देखूंगा तब मैं उसे बोलूंगा, जब मैं उसे देखूंगा मतलब फ्यूचर में, तब मैं उसे बोलूंगा कि जो उसने उधार लिया है किताब वो वापस कर दे। समझ में आई बात। इसी तरीके से चौथा फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम इमेजिनरी सिचुएशन में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, पर हूं तो नहीं ना। तो जब इमेजिनरी सेंटेंस बनाना होता है तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पे आई हो या फिर ही हो, दोनों के साथ जो है हम हमेशा वर लगाते हैं, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर का क्रक्स है, इतना ही क्रक्स है जो आता है, और इतना याद रख रखा है आपने, इसका मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ लोगे। जिस बच्चे ने कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, इस क्रक्स को नोट कर ले, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस पूरी तरीके से पढ़ ले। कंडीशनल सेंटेंस टोटल 30 से 40 मिनट का चैप्टर है, एक रिवीजन में ये आपके पास समरी बन के आ जाती है और इसे आप हमेशा याद रख पाते हो, और इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। प्री में आपसे क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा तो मेंस में पक्का जाके मिल जाएगा, अगर आप मेंस तक पहुंचते हो तो आप तैयारी किस बात के लिए कर रहे हो, मेंस तक पहुंचने के लिए और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, वर्दी पहनने के लिए। तो जरूरी है आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो तो उसको सही से एनालाइज भी करो कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कवर करना है। सिर्फ इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन सीख के आपका काम नहीं चलेगा, आपको वो एरिया कवर करना है कि इससे बदल के कोई आया क्वेश्चन तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितना एरिया कवर करना है। तो ये इतना एरिया है जो कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर पढ़ के आपका कवर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, और डे बाय डे इस सीरीज को मैं और इंप्रूव करूंगा ताकि आपके प्रिपरेशन में ये सीरीज वैल्यू ऐड कर सके। 10-12 मिनट में पिछले साल के पेपर्स डाउनलोड करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके पीछे सोल्यूशन देख सकते हो। पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी वैल्यू अगर ऐड होके मिलेगी तब आपको सीरीज देखने का फायदा होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन। जिस बच्चे को डाइम का मतलब पता होगा, डाइम, वो थोड़ा सा इसकी मीनिंग निकाल लेगा अगर मान लो उसने नहीं रट रखा है। डाइम क्या होता है, डॉलर का 1/10वां भाग, डॉलर का 1/10वां भाग। ए डाइम ए डजन, इसका शाब्दिक मीनिंग निकालोगे तो कुछ यूं कह सकते हो कि भैया डॉलर के एक डाइम में जो है, एक डाइम में एक दर्जन मिल रहा है, मतलब कोई चीज है जो सस्ती मिल रही है, जो बड़ी कॉमन है, कोई स्पेशल बात नहीं, मतलब सस्ती मिल रही है, कॉमन चीजें तो सस्ती मिलती है। इसका मतलब ये है, ये डाइम ए डजन जब हम बात करते हैं तो कोई चीज कॉमन हो जो नॉट स्पेशल हो, इसलिए हम ये फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आपके दिमाग में बनना चाहिए जब प्रीवियस ईयर लगा रहे होते हो, तो ये तो आपको सीखना ही सीखना है, आपके सामने से गुजर गया तो क्या ये सवाल प्रीवियस ईयर से आया है कि नहीं आया। यस, ये प्रीवियस ईयर से आया है। क्या एक आधी बार पूछा गया कि और बार पूछा गया है। अगर आप ध्यान से प्रीवियस 20 साल के पेपर्स अगर खंगालोगे 1999 से लेकर अभी तक, बहुत लंबा समय हो गया है, तो तकरीबन 7-8 बार ये फ्रेज आपको मिलेगा कि पिछले सालों में या तो सीजीएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में, या तो एमटीएस में, या तो स्टेनो में, ठीक है ना कहीं ये पूछा गया, 8-10 बार फ्रेज पूछा गया है। तो आपकी जो फ्रेज आते हैं, जो वोकैब आते हैं, वो 95% आपके प्रीवियस ईयर से होते हैं, तो प्रीवियस ईयर कवर करना बहुत जरूरी है। अगला अगला दिया हुआ, ऑल द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर फेमस बिकॉज ऑफ देयर स्किल्स। और किस तरीके की स्किल की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है शेफ्स की, और स्पेलिंग बतानी मेनली, कोलिनरी, कलनरी, कलिनरी, और कलनरी की स्पेलिंग बतानी है। कलनरी का शुद्ध मतलब जो होता है वो होता है पाक, या यूं कह दो खाने से संबंधित, किचन से संबंधित। कलनरी किचन से संबंधित होता है, कलनरी स्किल की बात हो रही तो पाक कला की बात होती है कि खाना बनाने में कौन एक्सपर्ट है, उसका क्या आर्ट है, वाली बात होती है। कलनरी की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है, ऐसे याद करो, कली नरी,
नारी से नरी याद कर लो, कल से कली याद कर लो, याद रह जाएगी। तो सही स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कलिनरी। वो थोड़ा सा यूं ही बना के थोड़ा कंफ्यूज किया गया है कि आप कलिनरी की स्पेलिंग याद कर पाओ। कलिनरी का मतलब होता है पाक, किचन से संबंधित, खाने से संबंधित। अगला आया है, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत सही से जानते होंगे, ब्रिटल। ब्रिटल ब्रिटल इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज बहुत हार्ड होती है और आसानी से टूट जाती है। अगर कोई चीज हार्ड है तो आसानी से नहीं टूटनी चाहिए। तो ये किसी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब हम उसे डिफाइन कर रहे होते हैं कि कोई ब्रिटल मटेरियल है, इसका मतलब है कि वो हार्ड है पर आसानी से टूट जाती है, आसानी से टूट जाती है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्या बताना? एंटोनिम। जो चीज आसानी से ना टूटे, जो आसानी से ना टूटे। ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी हार्ड है, तो कोई चीज हार्ड नहीं डाल सकते हो। आपको क्या डालना पड़ेगा? कोई चीज हार्ड है, आसानी से टूट जा रही है, तो आपको ऑप्शन वो चुनाव करना पड़ेगा, कोई चीज जो आसानी से ना टूटे। इट्स लाइक फ्लेक्सिबल लो, जैसे वायर होता है हमारा, ठीक है ना, तो उसको मोड़ दो, शेप कर दो, लेकिन उसे आसानी से तोड़ नहीं सकते, उसे काटना पड़ता है, जल्दी तोड़ नहीं सकते हो। ब्रिटल वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और ठक्क से मारे मार तुरंत टूट जाएगा। कोई चीज हार्ड होती है तो हमें मान के चलते कि नहीं टूटता है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? क्रंची का मतलब कुरकुरा। अब क्रंची है, जरा सा वो क्रंची है, हार्ड तो होता ही है। क्रंची होने का मतलब हाथ में डालो कोई चीज, मसल दो, पिस जाती है। तो क्रंची होने का मतलब हार्ड है, पर ये भी एक तरीके का सिनोनिम हो सकता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट ही नहीं है, आपको एंटीनिम बताना है। तो क्रंची नहीं, इसका मतलब है कुरकुरा। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। कोई चीज डेलिकेट है मतलब नाजुक है। एलूफ का मतलब होता है अलग। हिंदी में और शब्द देखोगे तो पृथक, एक और हिंदी शब्द आता है पृथक। मैं हिंदी में वो क्या लिख दूं क्या, पर्यायवाची, अलग या पृथक, अलूफ का मतलब। बचा एक शब्द है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। कोई चीज रेजिलिएंट है मतलब वो फ्लेक्सिबल है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंटोनिम बता। अब सवाल ये आता है कि क्या सर ये आपके 90 डेज वोकैब प्लानर में मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है। बड़ा अच्छा सा शब्द है। 2015-16 में मैं तैयारी कर रहा था, मैंने अपने समय में इसको रट्टा मारा था। मैंने अपने समय में 17,000 वोकैब रट्टा मारा था। मतलब मेरा मानना है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा, 17,000 वोकैब तो कतई तैयार नहीं कर सकता। 9,000 10,000 वोकैब याद करने में नानी याद आ जाती। मैंने 17,000 वोकैब याद किया था। मुझे तो नॉर्मल वर्ब्स भी नहीं पता था, जबकि मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन अंग्रेजी अपनी गांव देहात वाले आने वाले बंदों के साथ क्या होती है, बहुत खराब होती है। मेरे पढ़ाने में भी वो कभी कभी झलक जाता होगा। जब मैं पहली बार अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया था, तो बहुत सारे वो जो मेच्योर बच्चे हैं, जैसे मान लो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो मान लो हिंदी भाषी बच्चों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब होता है। अब मैं 2016 में अपना पेपर दे के आया, पेपर अच्छा हुआ, मेरा पढ़ाने का मन किया, मैंने पढ़ाने लगा। मैं सिर्फ वो बता रहा था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते, कैसे कैसे आप उसे टैकल कर सकते हो, कैसे कैसे सीख सकते हो। मेरी जगह मेरे जैसे बच्चे हो तो निराश मत हो कि अंग्रेजी आपकी सही नहीं है तो सीजीएल का एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर मैं फोड़ सकता हूँ तो आप भी फोड़ सकते हो, ये सब सिखा रहे थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेच्योर हैं या जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करते थे, ओ बिहारी चला जा, जो है तेरे को बोलने भी नहीं आती, तू क्या पढ़ाएगा। तो मैं गुस्से में आके मैंने उनको एक बार जवाब दिया था कि भाई एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन तो पूछा नहीं जाता है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सीरीज को या मेरे वीडियोज़ को इसलिए फॉलो कर लो ताकि आप क्वेश्चन के पैटर्न को एनालाइज कर पाओ, स्पेशली अगर आप हिंदी भाषी बच्चे हो तो। उसके बाद बच्चों ने वो सीरीज फॉलो करना चालू किया था। शुरुआत में मैं नीतू मैडम की एक किताब आती थी प्लेन टू पैरामाउंट, उसको मैं पढ़ा रहा था कि कौन कौन से वहाँ के पॉइंट्स है जो कॉपी में सही से तमीज से नोट करो, और देन उसके बाद जो है आप अपने आप को इंग्लिश में इंप्रूव कर सकते थे। हमारे समय में अंग्रेजी का स्कोर जो है बहुत कम आया करता था। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे लोगों ने पढ़ाना चालू किया, तब इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव होना चालू हुआ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स समझाना है, पढ़ाई तो आप ही को करनी है, आप पढ़ लोगे अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाए तो। वही बात है कि ये सारे के सारे शब्द जो है प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 2015-16 में मैंने इसको रट्टा मारा था। तो आपको ध्यान देना कि आपको रट्टा मारना है। जो मैंने 90 डेज वोकैब प्लानर लिखी है, वो मैंने इस बात को ध्यान लगा के रखी है कि एक हिंदी भाषी बच्चे को वोकैब याद करते किस तरह दिक्कत है। एक तो उसको रट्टा मारने में दिक्कत आती है, फिर उसको ये समझ में नहीं आता है कि एक दिन में वो कितना पढ़े, फिर उसका रिवीजन कैसे करे। तो वो किताब मैंने इसी हिसाब से तैयार की थी कि आप सारे प्रीवियस ईयर को एक जगह सिस्टमेटिक वे से कैसे पहले पढ़ो, फिर कैसे आप रिवाइज करो। पढ़ना एक बार जरूरी नहीं है, प्रॉपर सही तरीके से जो है उसका रिवीजन जरूरी है, क्योंकि हर जो चीज हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में जाता है और वो भूल जाता है यार।
हमारी हमारी जो ब्रेन है ना, वो एक भरी हुई टंकी की तरह है या खाली टंकी की तरह है, जिसमें एक छेद है कि अगर आप कुछ भर रहे हो तो उसमें एक छोटा छेद होता है, उससे निकलता रहता है। उसमें आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि एक पाइप लगाना पड़ेगा, उस खाली टंकी से वापस रिसाइकिल करना पड़ेगा। उसी को रिवीजन बोलते हैं, आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप 90 डेज वोकैब प्लानर का इस्तेमाल सही से करो। अगला क्वेश्चन है, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। अब हम सक्सेस, सफलता की बात कर रहे हैं और बताना है एंटोनिम, तो सक्सेस का एंटोनिम फेलियर होगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी क्या है ना कि आपको एक शब्द सीखना पड़ेगा जो अक्सर करके सिनोनिम सेंटेंस में पूछा जाता है, ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का मतलब होता है अधिकता, अधिकता या प्रचुरता, हिंदी में बोलते हैं प्रचुरता। ऑपुलेंस का मतलब होता है, मैंने खूब इसको ऐसे ही याद किया था, एम्पल एक शब्द है जो और आपके एग्जाम में आता है। ये ऑपुलेंस और एम्पल, ये दो शब्द बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑपुलेंस है मतलब आपके पास ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा चीजें हैं। अगला सवाल है एक्सपर्टाइज। देखो एक्सपर्टाइज, सब लोग जानते हो कि एक्सपर्टाइज मतलब किसी चीज की जानकारी होना आपके पास। तो प्रोफिशिएंसी इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा, इग्नोरेंस, लैक। ये दोनों तो इसकी मीनिंग में नहीं आएगा क्योंकि इनके मतलब आप सबको पता होगा। क्लमसीनेस एक शब्द है जिसका मतलब होता है अजीब बिहेव करना, ऑकवर्ड एक सिचुएशन होता है, ठीक है ना। ये शब्द बहुत आपके एग्जाम में सिनोनिम्स में आता है। और क्लमसी शब्द आता है इसके ऑप्शंस में, कई बार आ चुका है। तो क्लमसीनेस मतलब ऑकवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो पिछला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में जो ये वाला सेक्शन है ना, मतलब जो आया हुआ है, जो सवाल का जवाब देना था, ये बहुत आसान था, ये बहुत इजी था। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होते तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इस शब्द का भी मतलब पता होना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि ये जो ऑप्शन में आए हैं इनमें से जो शब्द है वो पिछले सालों में रिपीट हुए कि नहीं हुए। तो ये वाला शब्द करीब 20 से 25 बार आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, ये दोनों मिला के। कभी मतलब ये दिया जाता है ऑप्शन में ये मिलता है, कभी ये दिया जाता है ऑप्शन में मिलता है, पर बहुत दिया गया है। अगला है सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। मतलब इसमें अगर आपका थोड़ा सा ध्यान जाएगा तब तो क्वेश्चन आप कर पाओगे, और अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं जाएगा तो क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस होंगे, क्योंकि दो तीन जगह ऐसी है जहां पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एरर हो सकता है या एरर यहाँ पे है ही है, लेकिन वहां पे एरर नहीं है। जैसे जब आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा सॉल्यूशंस टू समथिंग, ठीक है ना, सॉल्यूशंस ऑफ समथिंग, ये दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ और सॉल्यूशंस टू, सॉल्यूशंस टू। तो यहां पे सॉल्यूशंस टू है और सॉल्यूशंस ऑफ, यहां पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पे एरर है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 टिक कर सकते हो अगर डाउट आ गया आपके पास। तो जिस बच्चे को जानकारी होगी कि यहाँ पे सॉल्यूशंस टू सही है तो और आगे मूव करेगा वो। सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल ए लॉन्ग वे अवे। तो एक बच्चा आएगा, उसे लगेगा इस फ्रेज में एरर हो सकता है, लिखा है ए लॉन्ग वे अवे, तो लगेगा ये लॉन्ग वे का मतलब हम दूर की बात कर रहे हैं, चलो हो सकता है। फिर ये लॉन्ग वे अवे लिखा हुआ है, क्या सही फ्रेज है? अगर यहां पे डाउट हुआ तो आप इस वाले ऑप्शन में टिक कर सकते हो, यहां पे लगेगा। तो मैं आपको बता दूं ये फ्रेज अपने आप में सही है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक संभावना नहीं है, समय के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जब हमें लॉन्ग वे अवे कहते हैं अपने आप में सही है, इसका मतलब है कि हम फ्यूचर के समय की बात कर रहे हैं कि अभी बहुत दूर तक इस बात की जो है कोई संभावना नहीं है कि सोल्यूशन जो है कंट्री के इंटीरियर प्रॉब्लम्स की जो है वो हो सकती है। अब जब यहाँ यहाँ नहीं होगी, एक जगह जहाँ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम के अंदर समय थोड़ा कम रहता है, तो हमारा ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। लिखा हुआ है इंटीरियर प्रॉब्लम्स, पढ़ने में जब रिदम में थोड़ी गड़बड़ी आती तब समझ में आता है। जो इंटीरियर प्रॉब्लम्स है, तो हमें लगता है इंटीरियर का मतलब हम अंदर के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, देश के अंदर की बात कर रहे हैं, तो चलो सही होगा। आपको एक बात समझना है, जो इंटीरियर होता है ये जियोग्राफी के सेंस में बात करते हैं, जियोग्राफी के सेंस में बात करते हैं। मतलब हम देश के अंदर जियोग्राफी, क्षेत्र के सेंस में अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के सेंस में, जैसे हम बिल्डिंग में बोलते हैं बिल्डिंग का इंटीरियर या बिल्डिंग का एक्सटीरियर, या किसी चीज का इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो हम नक्शे में या जगह में हम मतलब भौतिक अवस्था की बात करते हैं एक तरीके का। एक होता है अंदर का, जिसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंटरनल, इंटरनल इसका मतलब होता है अंदर का, इसमें प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक, ये इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर की जगह जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? इंटरनल।
इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, समझ में आया। इंटीरियर एक्सटीरियर इस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये एरर था यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है वो वोकैब पे बेस्ड है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर जो है आपके दिमाग में क्लिक करे, और इस क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस और हो सकते हैं, क्योंकि यहां और यहां पे भी डाउट हो सकता है। यहां पे डाउट हो गया तो यहां पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। मॉडरेट समझ लो, डिफिकल्ट समझ लो, हिंदी भाषी बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अभ्यास करते रहोगे तो थोड़ी विजिबिलिटी जाती है कि भाई यहाँ के अलावा वो कैब भी चेक करनी है। तो इसमें जो ऑप्शन अपने को टिक करना है वो टिक करना है यहाँ पे, इस वाले सेक्शन में एरर है, और एरर क्या है, इंटीरियर की जगह इंटरनल प्रॉब्लम्स होना चाहिए। अब आपको लगने लगा अरे हाँ सर, मतलब ये जो वोकैब वाला आता है ना, वो ऐसा आता है कि जब तक वो हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं ना समझ में नहीं आता, लेकिन जब उसका सही वोकैब बता दो फिर लगने लगा अरे हाँ यार ये कैसे ध्यान कैसे नहीं गया। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, पर ध्यान न जाने का वो हो सकता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर प्रेशर बहुत रहता है। यहां परफॉर्म करना और एग्जाम के अंदर जाके परफॉर्म करना दोनों अलग बातें हैं। अगला है, आई टुक आउट ए वाटर टम्बलर फॉर ए ड्रिंक बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर had frozen, so I could not quench my thirst. I ate some biscuits and offered some to Hillary. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे चार शब्द है, टम्बलर शब्द है, कंटेनर शब्द है, क्वेंच शब्द है, ऑफर्ड है। इनकी स्पेलिंग बतानी कौन सा मिस स्पेल्ड है। तो मिस स्पेल्ड की बात करें, टम्बलर बहुत कम लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है ना। टम्बलर भाई ड्रिंक करने के लिए एक बोतल होती है, ठीक है ना, एक ग्लास टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हैंडल नहीं होते, उसे टम्बलर बोलते हैं। कंटेनर सभी जानते हैं कंटेनर क्या होता है, तो टम्बलर की स्पेलिंग और कंटेनर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ऑफर्ड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। ऑफर सब लोग ऑफर 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 सुनते रहते हैं, तो ऑफर यहाँ से दिखेगा, ऑफर ऑफर अपने आप में सही है। कंटेनर भी सुनते रहते हैं, यहाँ पे भी डाउट हो सकता है कि ए आई की जगह आई ए तो नहीं है, मतलब ऐसा डाउट होता है। और ई आर की जगह ए आर तो नहीं होगा कंटेनर में, मतलब इस तरीके का डाउट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शब्द सुन नहीं रखा है। जिन्होंने शब्द सुन नहीं रखा होगा तो उनका डाउट जाएगा, भाई जब शब्द ही आपने नहीं सुन रखा है तो उसकी स्पेलिंग सही है या गलत है कैसे बताओगे। तो यहाँ पे भी लग सकता है, ये स्पेलिंग भी सही है, ये स्पेलिंग भी सही है, क्वेंच की स्पेलिंग सही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है आई कुड नॉट क्वेंच माई थ्रस्ट, मैं अपना जो प्यास है, जो थ्रस्ट मतलब प्यास होता है, मैं अपना प्यास बुझा नहीं सका। तो क्वेंच इस्तेमाल किया गया है प्यास बुझाने के लिए। क्वेंच की स्पेलिंग जो है QUENCH होता है। अब ये वाला जो शब्द है ना, कई बार आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसके ना सुनने के चांसेस है, लेकिन ये तीनों शब्द सुने हुए हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर से है। तो अगर ये प्रीवियस ईयर से है तो पक्का स्पेलिंग तो एक बार आपने लिखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो याद रह जाएगा, तो क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का हो जाएगा अगर ये दोनों शब्द आपके लिए अननोन हो जाए। देखो, जो चीज आपकी पढ़ी हुई आ जाए वो आसान, जो चीज आपकी ना पढ़ी हुई आए वो डिफिकल्ट। और वैसे भी ये देखा जाता है कि कितना एरिया कवर किया गया है शब्दों का। अगर वो ज्यादा बड़ा एरिया कवर किया है तो पेपर डिफिकल्ट है। छोटा एरिया से अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो जैसे पिछले 5 साल से अगर वो कैब रिपीट कर दिया जाए तो पेपर आसान, पिछले 10 साल से किया जाए तो मॉडरेट, और अगर पिछले 20 साल में मतलब 2019-20 का कोई वोकैब उठा के पूछ दे तो 19-20 वाला आजकल बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको अपना नॉलेज का दायरा इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि आपका 90-95% जो है एरिया है वो कवर हो जाए। 5% आप लक पे भी छोड़ सकते हो, पर 90-95% जो एरिया कवर कर रहे हो उसको इतना तमीज से कवर करो, उस हिस्से से आए तो कुछ छूटे ना। अगला क्वेश्चन है, दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से 90-95% बच्चा कर लेगा, क्योंकि पढ़ने में अटपटा लग रहा है। दे सीक्रेट डिसाइडेड, तो उसके जुबान से ही निकल जाएगा दे सीक्रेटली डिसाइडेड। तो सीक्रेट का मतलब गुप्त हो गया। अब डिसाइडेड, तो आपको ग्रामर भी यहां पे समझना है। क्या ग्रामर समझना है। लोग एग्जेक्टिव और एडवर्ब सही से पढ़ते नहीं है, एग्जेक्टिव और एडवर्ब नहीं पढ़ते। मैंने भी नहीं पढ़ा था यार, मैंने खूब रट्टा मारा था, समझ में नहीं आता यार। अगर अच्छा टीचर ना मिले समझाने वाला तो एग्जेक्टिव एडवर्ब ना मिले, और अच्छा टीचर मिल जाए तो भी हिंदी भाषी बच्चों को नाउन प्रोनाउन समझने में दिक्कत हो जाती है, वो एग्जेक्टिव एडवर्ब क्या समझेंगे। आप ऐसे समझो, इसको ऐसे पढ़ो, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया। किस तरीके से डिसाइड किया, तो ये दे के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डिसाइड करने के तरीके में है। तो जब डिसाइड क्या है, आपका वर्ब है यहाँ पे, तो वर्ब के विषय में अगर कोई
अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द लगाया जाता है तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। और सीक्रेट जो है यहाँ पे एडवर्ब के फॉर्म में रखा जाएगा, ये एग्जेक्टिव के फॉर्म में रखा गया, तो यहाँ पे एग्जेक्टिव में एल वाई जब लगाते हो तो एडवर्ब बनता है। तो सीक्रेट यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, सीक्रेटली एडवर्ब होता है। तो दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन होगा। जब आप नाउन में एल वाई लगाते हो तो क्या बनता है, वो बनता है आपका एग्जेक्टिव। और जब एग्जेक्टिव में एल वाई लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब। तो सीक्रेट में क्या करना पड़ेगा, आपको एल वाई जोड़ना पड़ेगा और वो बन जाएगा आपका एडवर्ब। अगर ग्रामर यहाँ पे नहीं भी जानते हो तो भी अगर आपने ठीक ठीक से पढ़ाई कर रखी है तो आपको तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाएगा रिदम ब्रेक हो रहा है, और तुरंत आपकी जुबान से निकल जाएगा दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। ये सेंटेंस सही होगा। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो स्तर था वो बहुत ही सस्ता था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी बिलीव्ड शी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपेंड। देखो, जब कोई किसी दूसरे के मिस्टेक के लिए ब्लेम किया जाता है तो उसे स्केप गोट बनाया जाता है, उसे स्केप गोट बनाया जाता है, बलि का बकरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि भैया फलाने को बलि का बकरा बना दे, गलती किसी और की है, पेल किसी और को दिया गया है, तो मतलब सामने वाले को बलि का बकरा बनाया गया, गलती किसी दूसरे की है। तो इसके लिए सही शब्द होता है मेड ए स्केप गोट, ये फ्रेज है। अब सवाल यह है कि ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट है या इजी है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि ये जो फ्रेज है ना करीब 85 बार रिपीट हुआ है। CGL, CHSL, CDS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखोगे ना खूब पूछा जाता है। बहुत रीड बिटवीन द लाइंस, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेड एस्केप गोट, ये बहुत पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है वो आपका PQRS है, पैराजम्बल है। 9वां सेट है जहां पे पहली बार मेरे को कोई एक ऐसा पैराजम्बल मिला जिसको आधा ग्रामर से और आधा मीनिंग से लगाने की जरूरत है। और इसमें कुछ जो रूल्स मैंने पढ़ा रखा है या जो रूल्स मैं पढ़ाता हूँ उसका एक डिफिकल्ट वर्जन भी होता है, जो बहुत कम ऐसा होता है जिसको इस्तेमाल करना होता है, जिसको मैंने पढ़ाया भी नहीं है। और क्योंकि पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद अपने को लगा था कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आज के दिन उसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। मैं सबसे पहले इसको पढ़ाने समझाने से पहले आप वीडियो पॉज करके इसको लगा लो, फिर मैं जो समझा रहा हूँ उसको सही से समझना। मैंने कुछ रूल पढ़ा रखा है। मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है जरा ध्यान से देखना, कि जो नाउन है वो पहले आता है और प्रोनाउन उसके बाद आता है, ये मैंने बात बताई। अगर एक ही प्रोनाउन है और एक ही नाउन है तो वो दोनों पेयर में बन के आते हैं, ये बताया मैंने आपको। ये एक रूल बताया है, मान लो इसको रूल नंबर 1 बोल दो, अगर मैंने रिवीजन के नज़र से अगर आपको बता रहा हूँ तो, अगर रिवाइज कर रहे हो तो। रूल नंबर 2 की बात करूँ, दूसरे रूल को मैंने बोला कि कोई डिमोस्ट्रेटिव वर्ड देखो, डिमोस्ट्रेटिव वर्ड देखो। डिमोस्ट्रेटिव वर्ड देखने के बाद आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जिस चीज को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है वो नाउन जो होगा वो हमेशा इसके पहले आएगा, या जिस भी शब्द को ये संकेत कर रहा है कोई डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, या कोई पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया। पजेसिव एग्जेक्टिव भी किसी नाउन को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, संकेत दे रहा होता है। तो वो सारे के सारे जो ऑप्शन है इसके पहले आते हैं और पेयर में आते हैं, इसमें पेयर में आते हैं। ये दो रूल मैंने पढ़ा रखा है। अब इसमें कुछ एक चीजें हैं जो आपको समझना है। इट का एक ऐसा केस है जिसको बहुत सावधानी से इस रूल के अंतर्गत देखना होता है। इट का एक ऐसा केस होता है जिसको सावधानी के साथ देखना होता है, जो समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ पूरा डिटेल में सीखोगे। चलो, अब इन बातों को अगर आपको सही से समझ में आ गया होगा या आपने इसे पहले मेरे से पढ़ रखा है, तो इन चीजों को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है, ए बिग फैंसी ड्रेस बॉल वॉज अरेंज। एक बड़ा फैंसी ड्रेस बॉल अरेंज किया गया था टू सेलिब्रेट देयर होम कमिंग। उनके घर आने को सेलिब्रेट करने के लिए बिग बिग फैंसी ड्रेस बॉल जो है अरेंज किया गया था। अब जैसे दियर होम कमिंग लिखा हुआ है तो ध्यान से देखो, दियर क्या है, यह है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जो कि प्लूरल नाउन को संकेत दे रहा है। दियर का मतलब हो गया कि हमें प्लूरल नाउन चाहिए जिसको, जो घर आ रहा है, कौन घर आ रहा है, पहले वो कहीं मेंशन हो, फिर उनको हम कोट कर सकते हैं। बगैर उनको मेंशन किए हम कोट नहीं कर सकते। इस रूल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम इस दियर के लिए किनके होम कमिंग को ढूंढ के इसके पहले डाल सकते हैं। एक बात ये समझ में। दूसरा बात ये आ गई कि अगर इसके पहले कुछ आएगा, अगर इसके पहले कोई और दूसरा ऑप्शन आना है तो ए पहले तो नहीं आएगा। तो जैसे ही इस बात पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हो, वैसे ही आप ऑप्शन चेक करो, और ऑप्शन चेक करने के साथ आप क्या काम करो,
ए से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन काट दो। मैंने क्या काम किया, मैंने देयर होम कमिंग के चक्कर में, इस देयर शब्द के चक्कर में जो है हमने काट दिया, हमने एक ऑप्शन काट दिया, ऑप्शन थर्ड। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब हम दूसरा रीड कर रहे हैं, इट मस्ट हैव बीन ए टेरिबल शॉक फॉर ए यंग गर्ल। इट मस्ट हैव, ये मस्ट हैव है। मस्ट हैव होने का मतलब ये है कि हम जोर दे के किसी बात को कह रहे हैं, कंपल्सन, मस्ट बाध्यता के लिए आती है। मस्ट हैव बीन ए टेरिबल शॉक, यह उसके लिए बहुत टेरिबल शॉक रहा होगा, फॉर ए यंगर, किसी लड़की के लिए। अब जरा ए यंग गर्ल लिखा हुआ है तो ध्यान से देखो भैया, आर्टिकल ए से हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इट थोड़ा पेचीदा है, इट थोड़ा पेचीदा है, तो इट वाला जो ऑप्शन रहता है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको पहले नहीं रख सकते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इट किसी चीज को इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। इट 2 बात होती है। इट क्या होता है, किसी को रिप्लेस करता है। इट के विषय में ध्यान से देखना है, इट किसी को रिप्लेस करता है, और इट किसी को इंट्रोड्यूस भी करता है, इंट्रोड्यूस भी करता है। इट और देयर दोनों इंट्रोड्यूस करते हैं, साथ में ये भी समझ लेना, क्या इट किसी नाउन को रिप्लेस भी करता है, इट किसी नाउन या प्रोनाउन को जो है इंट्रोड्यूस भी करता है। देयर भी इसी सेंस में इस्तेमाल होता है। तो जब ये इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो इससे सेंटेंस स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर ये रिप्लेस कर रहा होगा तो जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा होगा वो नाउन पहले डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले नाउन डालोगे फिर ही रिप्लेस करोगे। तो इट के केस में सावधानी बरतनी होती है। यहां पे जब हम ऑप्शन देखते हैं तो 2 ऑप्शन इट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये केस हो सकता है कि हम यहां पे इससे सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पे हम अभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे कि हम बी से स्टार्ट करेंगे या नहीं, संभावना हो सकती है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। अगला, दे हैड बीन मैरिड ए मंथ जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून। दे हैड बीन मैरिड ए मंथ मतलब उनकी शादी 1 महीने हुई है, जस्ट होम फ्रॉम देयर हनीमून, वो घर ही आ रहे थे, मतलब हनीमून से अपने, 1 महीने की शादी हुई है। अब यहां पे देखना, ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। इस प्लूरल प्रोनाउन का आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको रूल पढ़ा रखा है, और अगर वो नाउन मिला तो आप इसके साथ क्लब कर लेना। बस 1 मिनट देना, मेरा बैटरी खत्म हो गया, दूसरा बैटरी चेंज कर रहा हूँ, देन स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे, बात हो रही थी दे की। दे एक हमारा क्या है, दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। हम इसके लिए ढूंढेंगे क्या कोई प्लूरल नाउन है। दे हैड बीन मैरिड, उनकी शादी हुई है, ए मंथ जस्ट फ्रॉम देयर हनीमून, मतलब हम जो दे इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कपल के लिए। तो कपल देखेंगे कहीं मेंशन है क्या, ऊपर तो नहीं था, ऊपर सिर्फ एक लड़की की बात हुई है अभी, मतलब वाइफ की बात हो गई, हस्बैंड की बात नहीं हो गई, ऐसा मान लो। तो लिखा है जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग टू अराइव, जैसे ही जो गेस्ट हुए हैं, ठीक है ना, वो आना चालू किए हैं, चार्नली लॉक्ड हिमसेल्फ, चार्नली ने अपने को लॉक कर लिया इनटू हिज बेडरूम, अपने बेडरूम में, एंड शॉट हिमसेल्फ, और अपने आप को गोली मार ली। तो यहां पे अपने को समझ में आया कि जस्ट एज द गेस्ट वाज स्टार्टिंग टू अराइव, चार्ली लॉक्ड हिमसेल्फ इनटू हिज बेडरूम एंड शॉट हिमसेल्फ। तो जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में ध्यान से देखो, गेस्ट आ रहे हैं। ऑप्शन ए में जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन ए में अगर हम मीनिंग का सहारा ले तो यहां पे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और दूसरी बात है, जरा ध्यान से देखो, इसी में इसने गोली मार ली है, भाई हस्बैंड है, हस्बैंड ने गोली मार ली है। अगर हस्बैंड ने गोली मार ली है, गेस्ट आने वाले हो, और मीनिंग कैसे लिखी, जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग, जस्ट एज द गेस्ट वर स्टार्टिंग, जैसे ही गेस्ट जो है स्टार्ट हो रहे थे आने के लिए, वैसे ही चांदनी ने गोली मार दी। भाई आएगा कहाँ, सेलिब्रेशन में। तो सेलिब्रेशन पहले आप बताओगे कि सेलिब्रेशन अरेंज किया गया था, तभी तो गेस्ट आएंगे उसके लिए, तभी तो पार्ट मेंशन करोगे। यहाँ थोड़ी हिंदी मीनिंग का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप सेंटेंस का सीक्वेंस डिसाइड करो। सेंटेंस का जैसे सीक्वेंस डिसाइड करोगे तो भाई जब आप कोई सेलिब्रेशन अरेंज करोगे, देन फिर कोई गेस्ट आएगा। अब गेस्ट आने के बाद जब आना स्टार्ट हुए तो उस वक्त कोई घटना हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो डी से पहले आना चाहिए, ए है डी से पहले आना चाहिए। इसका मतलब डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, डी ऑप्शन हमने काट दिया।
अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा जिसमें बी सी है और ए डी से पहले आना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्रैक हो गया। ये एक तरीका है। अब जिस बच्चे को पूरी मीनिंग थीम वाइज समझ में आ जाए, हिंदी मीनिंग समझ में आ जाए, वो इस पूरे पैसेज को ऐसे समझ सकता है कि क्या किया गया है। इस पैसेज को इंट्रोड्यूस किया गया है एक टेरिबल स्टेटमेंट से, मतलब एक शॉक वाले स्टेटमेंट से, कि भैया हम कहते हैं ना फलाना घर क्या हुआ, फिर आगे कोई पूछ देता क्या हुआ, तो आप धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हो कि भैया उनकी नई नई शादी हुई है, एक ही महीने हुए हैं उनकी शादी को, वो हनीमून से घर वापस आ रहे थे, तो एक भैया उधर सेलिब्रेशन के लिए माहौल बनाया गया था, जैसे ही गेस्ट आना चालू किया उसके पति ने गोली मार लिया भैया। ऐसे कहानी बताते हो, ये उसी पैटर्न पे रखी गई है कहानी। तो आई होप इस बात को समझ, अगर हिंदी मीनिंग पूरी तरीके से निकाल पाओगे उस 4-6-10 सेकंड में, तो आप क्वेश्चन को कर लो। अगर वो 4-6-10 सेकंड में आप हिंदी मीनिंग ने तो ग्रामर का सहारा लोगे, तो आपका टाइम जो है कम से कम 1/4 आपका टाइम बच जाएगा। इसकी प्रैक्टिस लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए, घर पे तमीज से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जाके आप इन रूल्स को सही से आप इस्तेमाल कर पाओ। जैसे मेरी खूब अथक प्रैक्टिस है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं हिंदी मीनिंग का सहारा, ग्रामर का सहारा, जिस चीज का सहारा बन पाता है उस तरीके का सहारा लेके मैं आपको समझाता हूं। और मेरे को पेपर सॉल्व करना होता है तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करता। अगला क्वेश्चन है, द क्रक्स ऑफ हिज आर्गुमेंट वाज दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। आपको बताना है क्रक्स का सिनोनिम्स। क्रक्स का मतलब सार होता है और इसेंस या सार होता है, तो इसेंस इसका सिनोनिम्स होगा। साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। ये एक शब्द है जो कई बार और भी आया है, शिष्टाचार। एटिकेट बोलते हैं, कई बार बोलते हैं घर में कि एटिकेट नहीं है, एटिकेट नहीं है, एटिकेट नहीं है, मैनर नहीं है, शिष्टाचार है। तो एटिकेट का मतलब होता है मैनर या शिष्टाचार। बाकी सारे शब्द बहुत आसान है, जो है प्रपोजल या ड्राफ्ट जैसे शब्द रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते रहते हो, तो एक्सप्लेनेशन की नीड भी नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है पैराजंबल का, ये वाला क्वेश्चन आप हिंदी मीनिंग से लगाओ, ग्रामर से लगाओ, सबसे लग जाएगा। सवाल ये है कि एग्जाम में कैसे आप इसको या कितने कम समय में लगा पाते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन से अगर समय बचाओगे तो आप मैथ के क्वेश्चन को टाइम दे पाओगे, रीजनिंग में जिस क्वेश्चन में फंस जाओगे टाइम दे पाओगे, और बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं विथ एन ओपन माइंड, ये एक फ्रेज है जो इस्तेमाल करते रहते हैं, विथ एन ओपन माइंड, विथ एन ओपन माइंड, खुले दिल से, खुले दिमाग से, ठीक है ना। ये फ्रेज है जो इस्तेमाल करते हैं। ये अगर किसी को याद होगा वो क्या काम करेगा, एन ओपन माइंड सीक इट विथ, तो विथ एन ओपन माइंड तुरंत उसके दिमाग में फ्रेज आ जाएगा, तो वो क्या काम करेगा, वो पक्का कंफर्म हो जाएगा, क्यू और पी जोड़े में बनेगा। जब भी एक जोड़ा बना लो, ऑप्शन एलिमिनेट करने निकल जाओ। क्यू पी जोड़ा देखोगे यहाँ पे नहीं है, क्यू पी जोड़ा देखोगे यहाँ पे नहीं है, क्यू पी जोड़ा देखोगे यहाँ पे नहीं, यही एक ही जगह है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हिंदी मीनिंग से भी लगाओगे तो भी निकल जाएगा, और हो सकता है कि कोई अटपटा, लेकिन भैया ऐसे सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी लगता है। तो ये सारे तरीके हैं जो आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, जो जैसे क्वेश्चन बन जाए, जैसे टैकल हो जाए वैसे ही। जैसे हमारे इधर बोलते हैं यूपी में या दिल्ली में कि क्वेश्चन सॉल्व करना, हमारे बिहार में बोलते हैं क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। या शुद्ध हिंदी में बोले तो क्वेश्चन करना, यूपी में बोलते हैं क्वेश्चन बनाना, बिहार में बोलते हैं। तो जो समझ में आए, हर चीज आपको सही से करने के लिए अलग अलग, जो कहते हैं ना कि बाढ़ होनी चाहिए, बाढ़ रखो भाई अपने तर्कस में, जो जहाँ पे लग जाए वहां पे लगा देना। अगला है पैरामाउंट। पैरामाउंट एक कोचिंग है, पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम। उस कोचिंग का नाम ही इसीलिए पैरामाउंट रखा गया था कि वो सुप्रीम है, एक समय वो टॉप पे रही भी थी, ठीक है ना। तो पैरामाउंट का मतलब सुप्रीम होता है, सिनोनिम्स बताना है, ये इसका मतलब ये है। कोलेट्रल का मतलब ये होता है गिरवी। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी। ट्रिविल का मतलब छोटा या तुच्छ। इंफीरियर और सुपीरियर एक दूसरे के जो है एंटोनिम्स होते हैं। ये शब्द आपके एग्जाम में कई बार और पूछा गया है, 8-10 टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा गया है ट्रिवियल। पैरामाउंट, सुप्रीम, मतलब पैरामाउंट भी करीब 6-7 बार आपके उसमें पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें एक और शब्द है जब पैरामाउंट होता है, जेनिथ एक शब्द और आता है। ये भी शब्द आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जेनिथ। जेनिथ का मतलब टॉप होता है। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, इसका मतलब होता है लैक्स। लैक्स को बोलते हैं कॉशियस, मतलब सावधान, वाइल्ड जंगली। ये क्वेश्चन आसान था, पूछो क्यों, क्योंकि जो बाकी जैसे वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, इन शब्दों की मीनिंग ही पता है। कॉशियस ये बहुत नॉर्मल शब्द है यार, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। और प्रोविडेंट मतलब फ्यूचर का। प्रोविडेंट फंड बहुत सुन रखे होते हैं ना कि प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पीएफ मिलेगा, पीएफ। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, फ्यूचर का फंड।
तो लैक्स अपने आप में ही अगर इस शब्द का मतलब नहीं पता तो भी आप इसे टेक कर लोगे, ठीक है ना। फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, तो लेनियंट होना या केयरलेस होना, केयरलेस होना, लेनियंट होना, लेनियंट होना, लेनियंट भी शब्द होता है जो आपको याद रखना होगा, लैक्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ही मस्ट डिलीवर पिज्जा, इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। तो आपको ध्यान रखना होता है, अगर मैं मॉडल को बोल दूं, एमडी मॉडल को लिख दूं, मॉडल प्लस V1 कैसे चेंज होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ये होता है मॉडल के साथ बी लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस जहां मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट के साथ आप मस्ट बी, और डिलीवर है तो डिलीवर्ड लिख दो, डिलीवर्ड। सबसे पहले तो हम इतना ही चेंज करके तुरंत ऑप्शन ढूंढते हैं, जब ये नहीं मैच करता तब चलते हैं। तो मस्ट का मस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ, ना यहाँ पे दिया हुआ, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे दिया हुआ, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन निहायत ही आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्ब बदलता है। अगला क्वेश्चन है नोबडीज फूल। नोबडीज का फूल का मतलब ये होता है भैया ऐसा आदमी जो किसी का फूल ना हो, जो किसी का फूल ना हो, मतलब किसी से बेवकूफ ना बने, किसी का फूल ना हो। वो वो होता है ना, फ्लावर समझा है मैं तो फायर है, ये वही वाला है, नो बडी इज फूल। अब ऑप्शन देख लो, नॉट इजिली डिसीव्ड इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा, जो आसानी से बेवकूफ ना बने, जो आसानी से बेवकूफ ना बने। द वाइजेस्ट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। सवाल ये है कि जो बेवकूफ ना बने या जो फूल ना बने, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑल आर फूल्स ए कंप्लीट फूल, कोई सेंस नहीं बनता। नोबडी इज फूल क्या इससे पहले आया, हाँ एक दो बार, और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और सारी किताबों में मिल जाना चाहिए वैसे तो। अगला है द लेटर वॉज बींग टाइप्ड बाई द सेक्रेटरी वेन द फोन रैंग। अब ध्यान से देखो, आपको बदलना किस में है, बदलना है आपको एक्टिव वॉइस में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम आपका वॉज और वर होता है, ठीक है ना, और वर्ब की आईएनजी होती है जब एक्टिव वॉइस में, जो कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कैसे बदलता है, ये बदलता है वॉज में, वर में, प्लस बीइंग में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये पैसिव स्ट्रक्चर है और ये एक्टिव स्ट्रक्चर है वर्ब का। खाली वर्ब कैसे बदलते हैं, तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं सिर्फ वर्ब देखते हैं। तो ये दिया हुआ पैसिव वॉइस में, आपको बदलना है यहाँ पे, वॉज बीइंग टाइप्ड दिया हुआ ना, वॉज बीइंग टाइप्ड दिया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, आपको बस ये देखना है कि बाई द जिसके साथ दिया हुआ ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, यहाँ पे वॉज है, और यहाँ पे टाइप्स है वर्ब की, एस या ईएस फॉर्म है तो ये तो कट ही गया, यहाँ पे इज दिया हुआ कट गया, यहाँ पे विल दिया हुआ कट गया, एक ही ऑप्शन है। मतलब कितना निहायत ही आसान क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको बस यही बात पता होना चाहिए कि कैसे वर्ब का कन्वर्जन एक्टिव से पैसिव में होता है। ये तो फ्री के नंबर होते हैं, एक्टिव पैसिव वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं तो मान के चलता हूँ वो फ्री के नंबर होते हैं। उसमें किसी ने अगर चूक कर दी तो उसकी तैयारी वाकई में अथू है। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर्स रोहन इज द वन हु अपोजेज अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। वन हु अपोजेज अदर, कुल मिला जुला के इसका वन वर्ड बनाना है, मतलब इन सारे शब्दों को रिप्लेस करके एक शब्द लगाना है। अब 4 शब्द दिया है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। एगोनिस्ट दिया हुआ है, एंटागोनिस्ट सॉरी एनाटोमिस्ट दिया हुआ है, एंटागोनिस्ट दिया है, प्रोटागोनिस्ट दिया हुआ है। ये सारे शब्दों का जो है मतलब समझ लो। एगोनिस्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट के समय डट के लड़ने वाले आदमी को एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट के समय पे इसको प्रतिद्वंदी कह सकते हो हिंदी में, प्रतिद्वंदी, या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम स्ट्रगल करने वाला, लड़ने वाला जो है, बने रहने वाला बंदा है, एगोनिस्ट होता है। इसके बाद आता है एनाटोमिस्ट, ये होता है जो मानव का कंकाल होता है ना, मानव कंकाल का अध्ययन जो करते हैं, जो स्केल्टन का अध्ययन करते हैं ना, मानव स्केल्टन का अध्ययन, मानव कंकाल या स्केल्टन का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन स्केल्टन का अध्ययन करने वाले को एनाटोमिस्ट बोलते हैं। इसके बाद प्रोटागोनिस्ट एक शब्द है, इसका मतलब होता है लीड रोल प्ले करने वाला, ठीक है ना। लीड रोल प्ले करने वाला, कोई आपका स्टोरी हो गया, प्लॉट हो गया, कोई मूवी हो गया, तो प्रोटागोनिस्ट वो होते हैं जो लीड कैरेक्टर होते हैं। तो ये क्या है, लीड कैरेक्टर है। एंटागोनिस्ट इज द राइट ऑप्शन, जो अपोज करते हैं, वन हु अपोजेज अदर, जो दूसरों का अपोज करते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। चले आगे चले।
अगला है आपका, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है जो है इस पर्टिकुलर सेट का, और ये हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। क्लोज टेस्ट वैसे आसान है, अगर थोड़ा सा इसका आपको थीम समझ में आ जाए तो एक बार क्लोज टेस्ट को आप पॉज करके पढ़ लीजिए, मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस क्लोज टेस्ट को करते बताते हुए चलूंगा। जैसे लिखा है, नाउ वी हैव मिस्टर एक्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे पास मिस्टर एक्स है भारत के राष्ट्रपति की तरह। ये हमारा पहला हिस्सा है जो यहाँ पे खत्म हो गया। इट हैज कम एज ए सरप्राइज, ये सरप्राइज की तरह आया है। जब हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, समथिंग कम एज ए सरप्राइज, सरप्राइज, तो ये बहुत आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है। आता है कम एज ए सरप्राइज टू मी या टू समवन, टू समवन। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है ऑफ, इन और टू और एट। जिस बच्चे को ये बात पता होगी कि कम समथिंग एज ए सरप्राइज टू मी या सरप्राइज टू समवन, तो तुरंत यहाँ पे क्या लगा लेगा, टू। इट हैज कम एज ए सरप्राइज टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये बहुत सरप्राइज की तरह आया। किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। हु आर, जो कि हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पिछड़ी जातियां होती है, जाति या जनजाति होती है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, जनजाति की बात होती है। हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज एक शब्द है जिसका मतलब होता है उपेक्षित, उपेक्षित, उपेक्षित। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे कि सर हिंदी भी बताए तो ऐसा शब्द बताया उपेक्षित, या तिरस्कृत बोल सकते हैं, मतलब जिनको अलग थलग छोड़ दिया जाता है, जिनका सुना ही नहीं दे, देखा ही नहीं, जो हो रहा है जिंदगी में होने तो, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, उनकी जिंदगी कहाँ जन्नम बन रही है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो जिसका ध्यान ना दिया जाए उसको बोलते हैं उपेक्षित। तो क्या बोल रहा है कि इट हैज कम एज ए सरप्राइज, ये सरप्राइज की तरह आया है टू शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। हु आर डैश द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की सबसे ज्यादा उपेक्षित ग्रुप है। तो ये किस में है? एमंग में है, थ्रो में है, ऑन टू में है, देयरफॉर है। जैसे ही आप देखोगे तो आप ये बता दोगे कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये क्या है, सबसे ज्यादा उपेक्षित ग्रुपों में आते हैं। सबसे ज्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द कंट्री में, देश के सबसे ज्यादा उपेक्षित ग्रुपों में आते हैं, तिरस्कृत ग्रुपों में आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बात हो रही ना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में, तो एक से ज्यादा की बात हो रही, तो हम यहाँ पे एमंग का इस्तेमाल करेंगे, और उनके बीच में से आती है, उनमें आती है, ऐसा हमको कहना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एमंग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द आदिवासी। जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो इसका मतलब ही वही हो गया, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। आदिवासी क्या होते हैं? आदिवासी तो वही होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स उन्हीं को तो बोलते हैं। आदिवासीज ऑफ इंडिया हैव बीन डैश सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। क्या हुआ है उनके साथ? जो आदिवासीज हैं इंडिया के, उनके साथ क्या हुआ है? सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, यही हमको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है मार्जिनलाइज, एलिवेटेड, अपलिफ्टेड और सेंसर्ड। चारों शब्द का मतलब देखोगे तो इसका तो मैंने अभी बताया है, तिरस्कृत या उपेक्षित, जिन्हें छोड़ दिया गया है। एलिवेटेड का मतलब हो गया है, या अपलिफ्टेड का मतलब ये हो गया जिनको ऊपर अपलिफ्ट किया गया है, एलिवेट किया गया है, मतलब उनका तरक्की की गई है, प्रोग्रेस के लिए कुछ काम किया गया, अपलिफ्टमेंट किया गया है, एलिवेशन किया गया है, एलिवेट किया गया है, मतलब तरक्की के सेंस में इसकी बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हमने यहाँ पे बताया मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, तो आदिवासी की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी तो हम उनका बता रहे हैं उनके साथ हुआ क्या है। तो अभी वो और एक्सटेंडेड वर्जन चल रहा है कि जो आदिवासीज हैं जो इंडिया के, वो क्या है? मार्जिनलाइज सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली है। वो उपेक्षित है। किस तरीके से? सोशली भी मार्जिनलाइज्ड है, इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज्ड है और कल्चरली भी मार्जिनलाइज्ड है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इनके विषय में थोड़ा वैसी वाली बात बतानी कि उनके साथ सही नहीं हुआ है। ये दो शब्द तो ऐसे हैं जब हम इनको मेंशन करेंगे इसका मतलब ये हो गया उनके साथ अच्छा किया गया है। पैसेज का थीम यह बता रहा है स्टार्टिंग में कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, और जब भी ये बात आती है तो यही बात आती है कि उनके साथ कुछ खास नहीं हुआ है, तो वो उपेक्षित है, ये मेंशन करना है। अब सेंसर्ड का तो मतलब होता है काटना छाटना, जैसे फिल्म सेंसर कर दी जाती है, कट क्लिप कर दी जाती है, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इररेलेवेंट हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ऑलरेडी ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इससे भी आप समझ लोगे कि मार्जिनलाइज यहाँ पे आना चाहिए, अगर किसी को हिंदी मतलब इसका ना पता रहा हो तो। अब आगे बात हो रही है डिस्पाइट, इसके बावजूद। एक और चीज यहाँ पे सीख लो, जब हम बात करते हैं डिस्पाइट की, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। तो कई बार क्या होता है, डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ लगा के दे दिया जाता है और सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। ये क्लोज टेस्ट से लेना देना इसका कुछ नहीं है, ये ग्रामर में है जो आपको सिखाया जाता है प्रीपोजिशन में, कि डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट साथ।
इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाया जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया जाता। यहाँ पे देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया गया है। डिस्पाइट को रिप्लेस करना होता तो आप ऐसे लिख सकते थे यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद various effort taken by the government, despite various efforts taken by the government of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे एफर्ट करने के बाद, बहुत सारे मेजर लेने के बावजूद भी दे आर स्टिल अंडर, वो फिर भी हैं अंदर आते हैं, रिवर के अंदर आते हैं, फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, पॉवर्टी के अंदर आते हैं, अबंडेंस के अंदर आते हैं। अबंडेंस का मतलब अधिकता हो गया, अगर अधिकता है तो अंडर कैसे आ सकते हैं, फिर तो ऊपर आएंगे। अब नदी के अंदर आते हैं ऐसा तो कुछ कहना नहीं चाहता, जंगलों के अंदर आते हैं, आदिवासी जंगल में रहते हैं, जंगल के अंदर नहीं आते ऐसा नहीं कहना है, गरीबी के नीचे आते हैं ऐसा कहना है। हम बोलते हैं ना कि समथिंग अंडर पॉवर्टी, कोई चीज अंडर पॉवर्टी है, तो दे आर, बहुत सारे जो है एफर्ट्स लिए गए हैं, उसके बावजूद भी वो क्या है, अंडर पॉवर्टी है एंड सफरिंग। अब एंड दिया गया है, यहाँ पे सफरिंग लिया है तो यहाँ पे भी निगेटिव वर्ड चाहिए और वो पॉवर्टी ही मेंशन करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉवर्टी। देयर फॉर द डैश प्रेसिडेंट ऑफ ए लीडर, रिजेक्शन ऑफ ए लीडर, elevation of a leader, exclusion of a leader from a marginalized community or group does not indicate that now the entire community will be uplifted। अब ये क्या कहना चाहता है, therefore इसलिए, बहुत सारे गवर्नमेंट ने एफर्ट दिए हैं उसके बावजूद भी यहां ये कहा जा रहा है कि वो गरीबी के नीचे आते हैं और सफरिंग के साथ आते हैं। उसके बाद आगे बोला है therefore, इसलिए कंक्लूड किया जा रहा है, इस वजह से द प्रेसिडेंट ऑफ ए लीडर। भाई जब ए लीडर की बात कह दी गई तो इसके ऊपर प्रेसिडेंट थोड़ा होता, प्रेसिडेंट ऑफ ए ग्रुप होता है, प्रेसिडेंट ऑफ समथिंग होता है, प्रेसिडेंट ऑफ ए लीडर, एक लीडर का कैसे प्रेसिडेंट हो सकता है, तो ये तो इररिलेवेंट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, देयरफॉर इस वजह से द रिजेक्शन ऑफ, द एलिवेशन ऑफ, एक्सक्लूजन ऑफ ए लीडर फ्रॉम ए मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो उपेक्षित ग्रुप या जो उपेक्षित कम्युनिटी है, तिरस्कृत कम्युनिटी है या ग्रुप है, उसके एक लीडर के उत्थान से ये मतलब नहीं बनता है कि इंटायर कम्युनिटी का जो है अपलिफ्टमेंट हो गया है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ मूव में ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ आदिवासी, लेकिन इस तरीके के मूव से जो है थोड़ा बहुत आदिवासी के स्टेटस में चेंज होगा। यहाँ पे जो ये मतलब ये जो पूरा पैरा बनाया गया ये कहना चाहता है कि भैया एक आदमी को अपलिफ्ट करने से या एक आदमी को एलिवेट कर देने से ऐसा नहीं होता पूरा ग्रुप या कम्युनिटी का भविष्य बदल जाता है, लेकिन हाँ इसकी वजह से उस कम्युनिटी पे थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है। मतलब लास्ट सेक्शन ये कहना चाहता है। तो इसमें जो ऑप्शन आया है इसमें रिजेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात हो रही एक आदमी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एलिवेशन सही शब्द होगा, द एलिवेशन ऑफ ए लीडर, एक लीडर के एलिवेट कर देने से पूरे उपेक्षित ग्रुप का या कम्युनिटी का जो है भला नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ इसकी वजह से आदिवासी इसकी स्टेटस पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एलिवेशन, ना ही एक्सक्लूजन होगा ना ही रिजेक्शन। यहाँ रिजेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात नहीं हो रही है। समझ में आया? तो जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 होगा, और ये शायद ये आखिरी क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा सा पेपर था। इस पेपर में अगर मैं बोलूं कि कितना क्वेश्चन सही किया जा सकता है तो तकरीबन जो है 23 क्वेश्चन जो है आसानी से सही किया जा सकता है 25 में। तो मोटा मोटा अगर आप 45 से 50 के बीच में अगर कुछ स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या इसमें 100% स्कोर किया जा सकता था? हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, प्रीवियस ईयर अगर आपने पूरा कवर कर रखा है तो इसमें आप जो है 100% कर सकते थे। इसमें मतलब 50 में 50 भी आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते थे। अब सवाल ये आता है कि क्या हिंदी भाषी बच्चा 50 में 50 स्कोर कर सकता है? स्पेशली जो गाँव या देहात से बहुत दूर से आते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वो अगर इस सेट में 42, 44 या 45 नंबर भी स्कोर कर ले तो अच्छी तैयारी है। जो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा है उसने थोड़ा ग्रामर पे ध्यान दे लिया है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे फोकस कर लिया है, तो उसके 50 में 50 बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले सेट में कुछ और स्पेशल सी बातें करूंगा। इस सेट के माध्यम से या इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के माध्यम से आप सिर्फ ये एनालाइज कीजिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन मजबूत कैसे बनानी है, किन किन जगहों से क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसका वाइड एरिया कैसे कवर करोगे, पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं, जो सेट आप दे रहे होते हो उनका स्कोर देखना होता है, या जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनके भी नोट्स प्रॉपर बनाने होते हैं। मैं हर रोज पेज बाय पेज नोट्स लेके आता हूँ जो आपको दिखाता हूँ। आज जो है आधे पेज का नोट्स बना था, बहुत ज़्यादा इसमें आज नए शब्द नहीं थे जो मेरे पास इस वक्त नहीं है, वरना मैं हर रोज की तरह दिखाता हूँ, आज भी दिखा देता, लेकिन मैंने बना रखा है, पूरा सेट बन रहा है। और जैसे ये सीरीज और आगे बढ़ रही है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब बात जाते जाते एक और कर लेता हूँ। जो क्लास की टाइमिंग है वो हफ्ते में मैं 5 वीडियो आपको डिलीवर करूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से फ्राइडे होगा जो है।
या ट्यूसडे से सैटरडे हो सकता है, अगर संडे को समय ना मिला तो, क्योंकि कुछ कुछ काम थोड़ा और रहता है। ये वीडियो मेरी मॉर्निंग में 7 बजे पब्लिश होती है, जिस दिन लेट होगा वो रात को 11 बजे पब्लिश हो सकती है। या फिर कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं मेरे को किसी दिन में वीडियो पब्लिश करना हो तो अपन, लेकिन हफ्ते में 5 वीडियो जरूर मैं पब्लिश करूंगा, जिससे आप इस सीरीज के माध्यम से आप प्रीवियस ईयर के पेपर को डिकोड करना सीख जाओ, ये सीख जाओ कि कौन कौन सा एरिया आपको कवर करना है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैं पहले अभी रेगुलर क्लासेस ले लूँ, अच्छे से क्लासेस ले लूँ, फिर उसके बाद अपन आपसे अलग तरीके से बात करेंगे कि हम और आपकी तैयारी में किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इस सीरीज को तहे दिल से फॉलो कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, और मेरी 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वो जो मैंने बनाया है, जो पढ़ा रखा, जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका रिवीजन के लिए जम के इस्तेमाल कीजिए, बहुत मजा आएगा। और मेरी 3 किताबें मैंने लिखी हुई है, वो क्या है, वो ग्रामर जरूर पढ़िए। कॉम्प्रिहेंशन अगर नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, पर वो क्या है, वो ग्रामर पक्का पढ़िए, बहुत सॉलिड किताब रखी है, उसके अंदर कोर्स भी पूरा कंपाइल कर रखा है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।